जय हिंद। वेलकम टू रॉ आईक्यू। नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। जी, और आज हम इसे एक अलग तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से एक त्वरित सवाल जवाब के दौर की तरह, ताकि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो जल्दी से और साफ साफ समझ में आ जाएं। हमारा मकसद है इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक विश्लेषण के सार को समझना, एक एक करके हर सवाल और उसके जवाब पर गौर करते हुए। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हम अर्थव्यवस्था की स्थिति से शुरू करेंगे। पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की संशोधित संभावित विकास दर क्या है? तो इसका जवाब है 7%। 7%। जी, यह एक संशोधित अनुमान है जो दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में असल में कितनी क्षमता है आगे बढ़ने की। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2। भारत के हालिया विकास का प्राथमिक चालक, मतलब मेन ड्राइवर, कौन सा घटक है? इसका मुख्य चालक है घरेलू मांग। घरेलू मांग। हाँ, इसका मतलब है कि विकास जो है वो देश के अंदर की खपत और निवेश से ही आ रहा है। हमें बाहरी दुनिया पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, और प्रश्न संख्या 3। सर्वे में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, कम वित्तीकृत अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि हम वैश्विक वित्तीय प्रवाह, मतलब जो दुनिया भर में पैसा इधर उधर होता रहता है, उस पर हमारी निर्भरता कम है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से, मतलब दुनिया में कोई संकट आए तो उससे कुछ हद तक बचाता है। समझ गया। अब अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4। एक नाउटास्टिंग मॉडल क्या है? ये काफी सुनने में आता है। हाँ, तो ये एक ऐसा मॉडल है जो बहुत जल्दी जल्दी आने वाले आर्थिक आंकड़ों का उपयोग करता है, जैसे बिजली की खपत, टैक्स कलेक्शन वगैरह, और इनके आधार पर वो निकट अवधि की जीडीपी का अनुमान लगाता है। मतलब हमें महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। बहुत दिलचस्प। प्रश्न संख्या 5। दबी हुई कोर मुद्रास्फीति क्या दर्शाती है? यह इस बात का संकेत है कि सप्लाई साइड की जो स्थितियां हैं वो मजबूत हो रही हैं। मतलब उत्पादन और सामान को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था बेहतर हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और इस अध्याय का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 6। रुपए को अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाला क्यों कहा जाता है? उसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो मूल्यांकन है वो भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की तुलना में कमजोर है। सीधे शब्दों में मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद जितनी मजबूत है, रुपया उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति। अब राजकोषीय विकास पर आते हैं, सरकार के बही खाते पर। जी, प्रश्न संख्या 7। वित्त वर्ष 25 में संघ का राजकोषीय घाटा कितना था? यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 4.8% था। ठीक है। और प्रश्न संख्या 8। वित्त वर्ष 26 के लिए इस राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य है जीडीपी का 4.4%। मतलब घाटे को और कम करने की दिशा में एक और कदम। जी बिल्कुल। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9। भारत की जो राजकोषीय साख है, मतलब उसकी वित्तीय विश्वसनीयता, वो किस पर टिकी है? ये मुख्य रूप से दो चीजों पे टिकी है। पहला है पूंजीगत व्यय और दूसरा है मानव पूंजी में निवेश। यानी देश में संपत्ति बनाने और लोगों के कौशल पर जो खर्च हो रहा है, उससे हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है। एकदम सही। ठीक है। प्रश्न संख्या 10। राज्यों के राजस्व घाटे अक्सर चिंता का विषय क्यों बने रहते हैं? क्योंकि जब राज्यों का राजस्व घाटा बढ़ता है तो वे विकास को बढ़ावा देने वाले खर्च को, जैसे सड़कें या स्कूल बनाने के खर्च को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, जिससे विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। हाँ। प्रश्न संख्या 11। एक टर्म है सामान्य सरकारी वित्त, ये क्या है? यह बस केंद्र और सभी राज्यों के संयुक्त वित्त को कहते हैं, दोनों को मिलाकर जो तस्वीर बनती है। ठीक है, समझ गया। हाँ। और आखिरी सवाल इस हिस्से का, प्रश्न संख्या 12। बिना शर्त नकद हस्तांतरण, मतलब सीधे पैसे देने वाली योजनाओं की आलोचना क्यों की जाती है? इसकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि ये योजनाएं कहीं न कहीं कौशल, रोजगार क्षमता और उत्पादकता के लिए जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसे कमजोर कर देती हैं। ठीक है। अब मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी है। जी। प्रश्न संख्या 13। भारत की पूंजी लागत को, मतलब बिजनेस के लिए पैसे जुटाने की लागत को, संरचनात्मक क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण है हमारा लगातार बना रहने वाला चालू खाता घाटा, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड भी कहते हैं। अच्छा, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 14। ये कैड पूंजी लागत को कैसे प्रभावित करता है? मतलब लोन को महंगा कैसे बनाता है? देखिए, जब हमारा कैड होता है तो हमें विदेशी पूंजी की जरूरत पड़ती है
और वो विदेशी पूंजी हमसे एक जोखिम प्रीमियम वसूलती है। जिसकी वजह से पूंजी अपने आप महंगी हो जाती है। बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या 15 भी इसी से जुड़ा है। कैड वाली अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा ब्याज क्यों देती हैं? अपनी बाहरी बचत पर निर्भरता के कारण, क्योंकि उन्हें बाहर से पैसा उधार लेना पड़ता है। अब ये एक बहुत जरूरी सवाल है। प्रश्न संख्या 16, केवल नीतिगत दर में कटौती मतलब रिजर्व बैंक के रेपो रेट घटाने से उधारी दरें स्थायी रूप से कम क्यों नहीं हो सकती? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी संरचनात्मक बाहरी असंतुलन की समस्या है, यानी कैड, वो बनी रहती है। तो जब तक वो जड़ वाली समस्या ठीक नहीं होगी, तब तक सिर्फ दर में कटौती से स्थायी समाधान नहीं होता। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को क्या दर्शाता है? मतलब हम कैसे कहें कि बैंक स्वस्थ हैं? 3 चीजों से: कम एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज, मजबूत पूंजी पर्याप्तता और आरामदायक तरलता। और ये अभी ठीक स्थिति में है। हाँ, अभी बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति काफी मजबूत है। और इस अध्याय का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 18, तो फिर इस पूंजी लागत को कम करने का दीर्घकालिक समाधान क्या है? इसका एक ही लंबा समाधान है, वो है एक अधिशेष उत्पादक अर्थव्यवस्था बनना। मतलब जितना हम आयात करते हैं जी। उससे कहीं ज्यादा हम निर्यात करें। जी, जब हम दुनिया को बेच ज्यादा रहे होंगे और खरीद कम रहे होंगे। चलिए, तो फिर सीधे बाहरी क्षेत्र पर ही आते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत के व्यापार संरचना क्या है? मतलब हम क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं? हमारी संरचना 2 हिस्सों में बंटी है। माल के व्यापार में हमें घाटा होता है और सेवाओं के व्यापार में हमें अधिशेष या सरप्लस होता है। अच्छा, लेकिन प्रश्न संख्या 20, सेवा निर्यात मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकता? हम डॉलर तो कमा ही रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सेवा निर्यात में एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ाव की कमी होती है। वो अपने आप में एक अलग द्वीप की तरह काम करता है। तो प्रश्न संख्या 21, दीर्घकालिक मुद्रा मजबूती का आधार क्या है? इसका आधार विनिर्माण निर्यात ही है। जब देश में बनी चीजें दुनिया में बिकती हैं, तभी मुद्रा में असली मजबूती आती है। प्रश्न संख्या 22, सरकार जो इतने मुक्त व्यापार समझौते यानी FTAs कर रही है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत का एकीकरण। मतलब दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना। हाँ, ताकि हम किसी प्रोडक्ट का एक हिस्सा बनाकर भी निर्यात कर सकें। तो प्रश्न संख्या 23, ये GVC भागीदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये निर्यात, उत्पादकता और संस्थागत अनुशासन, इन तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। और प्रश्न संख्या 24, भारत वैश्विक झटकों के प्रति इतना संवेदनशील क्यों है? इसका जवाब वही है जो हमने पहले दिया था, विदेशी पूंजी के प्रवाह पर हमारी निर्भरता के कारण, क्योंकि हमें CAD को फाइनेंस करना होता है। बिल्कुल। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो आम इंसान को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई। हाँ। प्रश्न संख्या 25, भारत में मुद्रास्फीति की अस्थिरता का क्या कारण है? ये इतनी ऊपर नीचे क्यों होती है? इसका मुख्य कारण है खाद्य पदार्थों की कीमतें। सब्जियां, दालें, इनकी कीमतें बहुत जल्दी बदलती हैं। इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 26, कोर मुद्रास्फीति क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में जो अंदरूनी मूल्य दबाव है उनको दर्शाती है। इसमें से खाने पीने और ईंधन की अस्थिर कीमतों को हटा दिया जाता है ना? जी, ताकि महंगाई की असली दिशा पता चल सके। प्रश्न संख्या 27, विनिर्माण GDP डिफ्लेटर का उल्टाव क्या दिखाता है? ये विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रतिकूल व्यापार शर्तों को दर्शाता है। मतलब उनके लिए लागत बढ़ रही है लेकिन कीमतें नहीं। अच्छा। प्रश्न संख्या 28, लॉजिस्टिक्स में जो सुधार हो रहे हैं वो मुद्रास्फीति में कैसे मदद करते हैं? वे आपूर्ति की बाधाओं को कम करते हैं, जिससे सामान आसानी से और सस्ते में उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। जी बिल्कुल। प्रश्न संख्या 29, मुद्रास्फीति की उम्मीदें अभी स्थिर क्यों हैं? इसके 2 कारण हैं, बेहतर आपूर्ति प्रबंधन और सरकार की नीतिगत विश्वसनीयता। और आखिरी सवाल महंगाई पर। प्रश्न संख्या 30, कच्चा तेल अब एक बड़ा मुद्रास्फीति जोखिम क्यों नहीं माना जा रहा? एक तो स्थिर वैश्विक कीमतों के कारण और दूसरा देश के पास जो बफर मौजूद है उसके कारण। चलिए अब कृषि और खाद्य प्रबंधन पर ध्यान देते हैं। जी। प्रश्न संख्या 31, ध्यान को उत्पादन से उत्पादकता पर क्यों स्थानांतरित करना चाहिए? ताकि किसानों के लिए एक स्थायी आय वृद्धि सुनिश्चित हो सके। सिर्फ फसल की मात्रा नहीं बल्कि प्रति एकड़ उपज और मुनाफा बढ़े। प्रश्न संख्या 32, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की क्या भूमिका है? ये एक सुरक्षा जाल है। ये किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करता है।
प्रश्न संख्या 33, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा क्यों दिया जाना चाहिए? 2 मुख्य कारणों से। एक तो पर्यावरणीय स्थिरता और दूसरा मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, डिजिटल कृषि का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बाजार तक पहुंच बढ़ाना और पूरी प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता लाना। प्रश्न संख्या 35, खाद्य प्रबंधन मुद्रास्फीति में कैसे मदद करता है? ये कीमतों को स्थिर करता है और बफर स्टॉक के जरिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। और प्रश्न संख्या 36, कृषि में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता क्यों है? कृषि आय को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए सिर्फ एमएसपी या सब्सिडी से काम नहीं चलेगा, पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। अब सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, जो भारत की एक बड़ी ताकत है। हाँ। प्रश्न संख्या 37, सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में सेवा क्षेत्र का इतना प्रभुत्व क्यों है? इसकी वजह है उच्च उत्पादकता और इसका बड़ा पैमाना। प्रश्न संख्या 38, कौन सी सेवाएं हैं जो हमारे निर्यात पर हावी हैं? मुख्य रूप से आईटी, बीपीएम और पेशेवर सेवाएं। लेकिन प्रश्न संख्या 39, सेवाओं से सीमित संस्थागत फैलाव क्यों होता है? ये एक दिलचस्प बात है। इसका मतलब है कि सेवा क्षेत्र की फर्में देश के कमजोर संस्थानों को, जैसे खराब सड़कें या धीमी न्याय व्यवस्था, को बाईपास कर सकती हैं। उनका काम इंटरनेट से चल जाता है, इसलिए उनकी तरक्की का फायदा पूरे सिस्टम को नहीं मिलता। हाँ, उस हद तक नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 40, सेवाएं मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकती? ये बात पहले भी आई थी। वही कारण है, माल निर्यात का जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी कमी के कारण। प्रश्न संख्या 41, भविष्य के लिए नई सीमाएं क्या हैं? मतलब ग्रोथ कहां से आएगी? डिजिटल सेवाएं, पेशेवर सेवाएं और वैश्विक क्षमता केंद्र, जिन्हें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कहते हैं। और प्रश्न संख्या 42, सेवाओं में भारत का मुख्य लाभ क्या है? हमारी सबसे बड़ी ताकत? कुशल मानव पूंजी, हमारे पढ़े लिखे कुशल पेशेवर। और अंत में उद्योग पर आते हैं, अगली छलांग। जी। प्रश्न संख्या 43, विनिर्माण को रणनीति क्यों माना जाता है? 3 कारणों से, निर्यात, मुद्रा स्थिरता और पूरी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के लिए। प्रश्न संख्या 44, अपस्ट्रीम संरक्षण कैसे नुकसान पहुंचाता है? यह डाउनस्ट्रीम निर्यातकों के लिए लागत बढ़ा देता है। मतलब जो कच्चे माल का उपयोग करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं, उनके लिए कच्चा माल महंगा हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 45, टैरिफ से बेहतर कम पूंजी लागत क्यों है? क्योंकि यह निर्यात प्रतिस्पर्धा को बनाए रखता है, बिना घरेलू बाजार को महंगा किए। प्रश्न संख्या 46, एमएसएमई क्यों महत्वपूर्ण है? वे रोजगार और निर्यात दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार हैं। प्रश्न संख्या 47, उद्योग में प्रतिस्पर्धा के मुख्य चालक क्या हैं? नवाचार, बेहतर लॉजिस्टिक्स और कौशल विकास। और आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 48, उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना क्यों करना चाहिए? दक्षता और उत्पादकता को लागू करने और उसे लगातार बढ़ावा देने के लिए। बिना प्रतिस्पर्धा के सुधार नहीं होता। तो ये थी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के 48 प्रमुख सवालों और जवाबों के माध्यम से एक तेज और संक्षिप्त यात्रा। हमने अर्थव्यवस्था की स्थिति से लेकर उद्योग तक कई पहलुओं को छुआ। स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के कुछ खास हिस्से, जो सीधे सीधे राष्ट्रीय विकास के सिद्धांतों पर बात करते हैं। और आज हम इसे एक अलग अंदाज में समझेंगे। हम इसे एक कहानी की तरह देखेंगे, एक देश के विकास की कहानी। हम शुरू करेंगे इसकी नींव से, यानी सड़कें, पोर्ट्स और इंटरनेट। फिर हम मिलेंगे इसके सबसे ज़रूरी किरदारों से, यानी हम और आप, और हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य। और आखिर में हम देखेंगे कि ये कहानी भविष्य में कहाँ जा रही है। एआई, स्मार्ट शहर और दुनिया में भारत की नई भूमिका। हम सर्वे के ज़रूरी सवालों को एक-एक करके उठाएंगे और उनके जवाबों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की नींव है निवेश और बुनियादी ढांचा। पहला सवाल, प्रश्न संख्या 49, इसी से जुड़ा है। सर्वे कहता है कि जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपेक्स पर खर्च करती है तो इससे प्राइवेट निवेश बढ़ता है। लेकिन एक आम धारणा ये भी है कि जब सरकार सब कुछ करने लगती है तो प्राइवेट कंपनियां पीछे हट जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आउट का फर्क समझना जरूरी है। सर्वे क्राउडिंग इन प्रभाव की बात करता है। मतलब सोचिए, सरकार ने एक नया हाईवे बनाया। अब उस हाईवे के किनारे वेयर हाउस बनाने, पेट्रोल पंप खोलने या फैक्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट कंपनियां खुद आगे आएंगी। अच्छा। सरकार का खर्च उनके लिए एक मौका बना रहा है, न कि उनसे कोई मौका छीन रहा है। इसी को
क्राउडिंग इन कहते हैं। अच्छा, तो सरकारी निवेश एक तरह से प्राइवेट सेक्टर के लिए रेड कार्पेट बिछाने जैसा है। हाँ, इसी से जुड़ा है प्रश्न 50। ये तो समझ आया कि निवेश कैसे आता है, पर बुनियादी ढांचा सीधे सीधे विकास को कैसे बढ़ावा देता है? ये लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी को सुधारता है। आसान भाषा में कहें तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का समय और खर्च दोनों कम हो जाता है। जब लॉजिस्टिक्स सस्ता और तेज होता है तो व्यापार करना आसान हो जाता है। कंपनियां ज्यादा उत्पादन करती हैं और इससे सीधे तौर पर आर्थिक विकास को गति मिलती है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण सरले ने दिया गया है? प्रश्न 51 में किसी खास ट्रेंड पर बात हुई है। हाँ बिल्कुल, सर्वे में हवाई अड्डे के नेटवर्क के दोगुना होने की बात पर जोर दिया गया है। और ये सिर्फ अमीरों की हवाई यात्रा के बारे में नहीं है। अच्छा। इसका असली असर टियर 2 और टियर 3 शहरों पर पड़ता है। जब किसी छोटे शहर में एयरपोर्ट बनता है तो वहां सिर्फ यात्री नहीं आते, बल्कि कार्गो आता है। कंपनियां अपनी ब्रांच खोलने की सोचती हैं। टूरिज्म बढ़ता है। मतलब उस शहर की पूरी इकोनॉमी ही बदल सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का एक नया इंजन है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन आज तो सारी दुनिया डिजिटल है। प्रश्न 52 इसी बारे में है। डिजिटल बुनियादी ढांचा इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यह भविष्य के लिए तैयार विकास की नींव है। आज आप यूपीआई पेमेंट से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन या सरकार की योजनाओं तक कुछ भी देख लें। सब कुछ डिजिटल है। सब कुछ एक मजबूत डिजिटल बैकबोन पर टिका है। यह हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और इन सब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहाँ से आता है? यहीं पर प्रश्न 53 आता है। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या भूमिका है? पीपीपी की दोहरी भूमिका है। एक फाइनेंसिंग और दूसरा कुशल एग्जीक्यूशन। सरकार और निजी कंपनियां मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाती हैं और साथ ही प्राइवेट सेक्टर की विशेषज्ञता और एफिशिएंसी यह सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट समय पर और बजट के अंदर पूरे हों। ये दोनों की ताकत को एक साथ लाने जैसा है। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन का सार, जैसा प्रश्न 54 पूछता है, ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी अर्थव्यवस्था की कौन सी बाधा को कम करता है? ये कैपेसिटी बॉटलनेक्स यानी क्षमता से जुड़ी बाधाओं को कम करता है। सोचिए कि अर्थव्यवस्था एक पाइपलाइन है। अगर पाइपलाइन कहीं से संकरी या जाम है तो पानी का बहाव धीमा हो जाएगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इन जामों को, इन बॉटलनेक्स को खोलता है ताकि अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सके। सही बात है, लेकिन ये क्षमता बढ़ाने की दौड़ में कहीं हम उस चीज को तो नहीं भूल रहे जिस पर ये पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है? हमारा पर्यावरण। ये हमें हमारे अगले अध्याय पर लाता है। प्रश्न 55 पूछता है कि हरित परिवर्तन यानी ग्रीन ट्रांजिशन को क्रमबद्ध या धीरे-धीरे क्यों होना चाहिए? हम एक झटके में सब कुछ ग्रीन क्यों नहीं कर देते? क्योंकि इससे बहुत बड़ा आर्थिक व्यवधान पैदा हो सकता है। अगर हम आज ही कोयले से चलने वाले सारे पावर प्लांट बंद कर दें तो करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और उद्योगों को बिजली नहीं मिलेगी। बिल्कुल, इसलिए ये बदलाव धीरे धीरे और एक सोची समझी रणनीति के तहत होना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को भी बचाएं और अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुंचाएं। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जो प्रश्न 56 में है। समय से पहले औद्योगीकरण या प्रीमैच्योर डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से पहले ही सर्विस सेक्टर की तरफ कूद जाता है। अच्छा। एक तरह से हम अच्छी स्थिर नौकरियां पैदा करने वाला फैक्ट्री वाला फेज पूरी तरह जिए बिना ही ऑफिस वाले फेज में पहुंच रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म में एक चुनौती बन सकता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करता है। ठीक है, तो बदलाव धीरे धीरे होगा, पर इस बदलाव के लिए भी तो बहुत पैसा चाहिए। प्रश्न 57 यहीं से आता है कि क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु वित्त क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दो चीजों के लिए पैसा देता है, मिटिगेशन और एडेप्टेशन। ओके। मिटिगेशन मतलब प्रदूषण कम करने के उपाय, जैसे सोलर प्लांट लगाना, और एडेप्टेशन मतलब जलवायु परिवर्तन के जो असर हो रहे हैं उनसे निपटना, जैसे बाढ़ रोकने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इन दोनों कामों के लिए अरबों खरबों की निवेश की जरूरत है। लेकिन नियमों का भी एक संतुलन होना चाहिए। प्रश्न 58 पूछता है कि बहुत ज्यादा रेगुलेशन का क्या खतरा है? सबसे बड़ा खतरा है कि इससे उद्योगों के लिए इनपुट और एनर्जी की लागत बहुत बढ़ जाएगी। अगर पर्यावरण के नाम पर इतने सख्त नियम बना दिए जाएं कि फैक्ट्री चलाना ही मुश्किल हो जाए, तो कंपनियां उत्पादन बंद कर देंगी या किसी और देश में चली जाएंगी। सही बात, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।
तो इसका समाधान क्या हो सकता है? प्रश्न 59 एक आइडिया देता है, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। ये क्या है? ये एक स्मार्ट तरीका है। इसका मतलब है कि नियम सबके लिए एक जैसे ना हों। जो इंडस्ट्री ज्यादा प्रदूषण फैलाती है उस पर ज्यादा सख्त नियम लगें। और जो कम प्रदूषण करती है उसे थोड़ी रियायत दी जाए। बिल्कुल। इससे हम पर्यावरण की रक्षा भी कर पाते हैं और बेवजह उद्योगों पर बोझ भी नहीं डालते। बहुत तार्किक है। और इस खंड का आखिरी सवाल, प्रश्न 60, इसी संतुलन की बात करता है। जलवायु नीति को प्रदूषण कम करने के साथ और क्या संतुलित करना चाहिए? उसे दो और जरूरी चीजों के साथ संतुलन बनाना चाहिए, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास। हमें यह पक्का करना होगा कि देश के हर नागरिक और हर उद्योग को जरूरत के हिसाब से बिजली मिले और हमारी आर्थिक तरक्की की रफ्तार भी धीमी न पड़े। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो हमने अर्थव्यवस्था की नींव और उसके पर्यावरण की बात कर ली। अब आते हैं उसके सबसे जरूरी हिस्से पर, लोग। अगला अध्याय है शिक्षा और स्वास्थ्य। प्रश्न 61, हमें सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने पर नहीं बल्कि सीखने के परिणामों यानी लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि हमें गुणवत्ता वाली ह्यूमन कैपिटल बनानी है। सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट देना काफी नहीं है। सही। असली लक्ष्य ये है कि छात्र असल में कुछ सीखें, उनमें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो और वो ऐसे कौशल सीखें जो उन्हें भविष्य में काम आएं। शिक्षा की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये कौशल बाजार के काम भी आने चाहिए। प्रश्न 62 पूछता है कि शिक्षा, कौशल और उद्योग, इन तीनों को जोड़ने की जरूरत क्यों है? इसका सीधा जवाब है रोजगार। जब कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्री को जिस स्किल की जरूरत है उसमें कोई तालमेल ही ना हो तो हमें बेरोजगार ग्रेजुएट्स मिलते हैं। हाँ। इन तीनों को जोड़ने से ये सुनिश्चित होता है कि युवाओं को वही ट्रेनिंग मिले जिसकी बाजार में मांग है, जिससे उन्हें नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शिक्षा से अब स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 63, आज के समय में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती क्या है? सर्वे साफ कहता है कि ये गैर संचारी रोग हैं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या एनसीडीज, जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारियां, कैंसर। अब ये बीमारियां संक्रामक रोगों से भी बड़ी चुनौती बन गई हैं। और ये एनसीडीज इतनी बड़ी चिंता का विषय क्यों है? यह है प्रश्न 64। क्योंकि ये लंबी अवधि में देश की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाती हैं। ये बीमारियां किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता को सालों तक प्रभावित कर सकती हैं। सही। इससे न सिर्फ उस परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है बल्कि देश की वर्कफोर्स भी कमजोर होती है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। तो इसका इलाज क्या है? प्रश्न 65 पूछता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी को होने से रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमेशा सस्ता और बेहतर होता है। आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक वैसे ही स्वस्थ जीवन शैली, नियमित जांच और सही जानकारी से हम बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। बीमारी होने के बाद इलाज पर लाखों खर्च करने से रोकथाम हमेशा बेहतर है। बिल्कुल। इसमें सरकार के अलावा हमारी क्या भूमिका है? अंतिम सवाल इस खंड का, प्रश्न 66। सबसे बड़ी भूमिका है हमारे व्यवहार में बदलाव की। सरकार अच्छे अस्पताल बना सकती है, डॉक्टर दे सकती है, लेकिन सही खाना चुनना, रोज कसरत करना और बुरी आदतों से दूर रहना, ये हर नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। और अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद अगला कदम है रोजगार। हमारा अगला अध्याय इसी पर है। प्रश्न 67, महामारी के बाद रोजगार का ट्रेंड क्या रहा है? ट्रेंड क्रमिक सुधार का है, यानी स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। महामारी के झटके से रोजगार बाजार धीरे धीरे उभर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है जिसका जिक्र प्रश्न 68 में है, स्किल मिसमैच या कौशल का बेमेल होना। ये क्या बला है? ये वह स्थिति है जब बाजार में नौकरियां तो हैं, लेकिन उनके लिए जो स्किल्स चाहिए वो लोगों के पास नहीं है, या फिर लोगों के पास स्किल्स तो हैं लेकिन वैसी नौकरियां नहीं हैं। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। बिल्कुल। तो इस गैप को कैसे भरा जाए? प्रश्न 69 पूछता है कि अप्रेंटिसशिप का क्या मकसद है? इसका सीधा मकसद है क्लासरूम और कंपनी के बीच की खाई को पाटना। अप्रेंटिसशिप में युवा किताबी ज्ञान के साथ साथ असली वर्कप्लेस पर काम करके सीखते हैं। अच्छा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हाँ, इससे वे नौकरी के लिए पहले दिन से तैयार हो जाते हैं। मतलब ट्रेनिंग वही दी जाए जिसकी जरूरत हो। इसी से जुड़ा है प्रश्न 70, मांग संचालित कौशल या डिमांड ड्रिवन स्किलिंग
क्यों जरूरी है? ताकि ट्रेनिंग की प्रासंगिकता बनी रहे। इसका मतलब है कि हम युवाओं को बस कोई भी स्किल ना सिखाएं, बल्कि उन स्किल्स पर फोकस करें जिनकी इंडस्ट्री में सच में डिमांड है। इससे ये पक्का होता है कि कोर्स पूरा करने के बाद उनके हाथ में नौकरी हो। और ये भारत के लिए खास तौर पर क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न 71, युवा कौशल किस चीज का समर्थन करता है? ये हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का समर्थन करता है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन तो अंतिम लक्ष्य सिर्फ नौकरी देना नहीं है। प्रश्न 72, हमें एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार क्षमता पर ध्यान क्यों देना चाहिए? सतत रोजगार के लिए लक्ष्य किसी को बस एक नौकरी दिलाना नहीं है। लक्ष्य है उन्हें ऐसे स्किल्स और सीखने की क्षमता देना जिससे वे बदलते समय के साथ खुद को अपग्रेड करते रहें और हमेशा रोजगार के योग्य बने रहें। चलिए अब शहरों की चकाचौंध से गांवों की ओर चलते हैं। अगला खंड है ग्रामीण विकास। प्रश्न 73 एक बुनियादी सवाल पूछता है, गरीबी का ट्रेंड क्या है? सर्वे के अनुसार ट्रेंड घट रहा है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। शानदार। प्रश्न 74 कहता है कि इस विकास के लिए एक साझेदारी का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्यों? साझा जिम्मेदारी के लिए। ग्रामीण विकास सिर्फ सरकार का काम नहीं हो सकता। जब सरकार, स्थानीय समुदाय, एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं तो परिणाम कहीं ज्यादा बेहतर और टिकाऊ होते हैं। सबकी भागीदारी से ही असली विकास होता है। हाँ, इसमें महिलाओं की भूमिका पर भी जोर है। प्रश्न 75 स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs की क्या भूमिका है? इनकी सबसे बड़ी भूमिका है महिला सशक्तिकरण। ये समूह महिलाओं को सिर्फ लोन देकर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाते, बल्कि उन्हें एक आवाज, एक पहचान और निर्णय लेने की ताकत भी देते हैं। यह सामाजिक बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और क्या ग्रामीण आय सिर्फ खेती पर निर्भर रह सकती है? प्रश्न 76 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाना क्यों जरूरी है? खेती पर निर्भरता कम करने के लिए। कृषि बहुत हद तक मौसम और बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। सही। इसलिए गांवों में आय के दूसरे स्रोत बनाना बहुत जरूरी है, जैसे छोटे उद्योग, फूड प्रोसेसिंग या टूरिज्म। इससे ग्रामीण आय स्थिर होती है। बहुत खूब। अब एक गहरी बात। प्रश्न 77 सामाजिक न्याय को विकास का प्रवर्तक क्यों माना गया है? क्योंकि ये भागीदारी का विस्तार करता है। जब समाज के सबसे पिछड़े और वंचित लोगों को भी विकास के बराबर अवसर मिलते हैं तो वो भी विकास की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। इससे पूरी अर्थव्यवस्था का दायरा बड़ा होता है। सही कहा। समावेशी विकास ही सच्चा और टिकाऊ विकास है। और इसी से जुड़ा अंतिम प्रश्न 78 हमें कल्याण या वेलफेयर के बजाय क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर क्यों देना चाहिए? दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के लिए किसी को मदद देना अच्छी बात है, लेकिन किसी को इस लायक बना देना कि उसे मदद की जरूरत ही ना पड़े, ये उससे कहीं बेहतर है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से लोगों की क्षमता का निर्माण करना उन्हें स्थायी रूप से सशक्त बनाता है। चलिए अब सीधे भविष्य में छलांग लगाते हैं। हमारा अगला विषय है AI इकोसिस्टम। प्रश्न 79 AI को एक सामान्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके एप्लीकेशन हर सेक्टर में है। बिजली या इंटरनेट की तरह AI भी किसी एक इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा। या हेल्थ केयर से लेकर खेती, शिक्षा से लेकर फाइनेंस, हर क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखती है। तो भारत इसे कैसे देख रहा है? प्रश्न 81 भारत का AI दृष्टिकोण क्या है? भारत का दृष्टिकोण विकास उन्मुख है। हमारा लक्ष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसी भारत की बड़ी चुनौतियों को सुलझाने के लिए करना है। AI फॉर ऑल की सोच। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये एक शक्तिशाली तकनीक है तो सावधानी भी जरूरी होगी। प्रश्न 81 एक चरणबद्ध यानी फेज्ड AI रोड मैप क्यों जरूरी है? नवाचार और जोखिम को संतुलित करने के लिए। हमें AI के फायदों को अपनाना है, लेकिन साथ ही इसके खतरों से भी बचना है। इसलिए धीरे धीरे और सोच समझकर आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि हम इसके अनपेक्षित परिणामों को नियंत्रित कर सकें। और वो खतरे क्या हैं? प्रश्न 82 पूछता है कि प्रमुख AI रोजकुम क्या है? सर्वे 3 बड़े जोखिमों की बात करता है। पहला, पक्षपात या बायस, यानी AI सिस्टम का किसी समूह के प्रति भेदभाव करना। दूसरा, इसका दुरुपयोग, जैसे डीप फेक बनाना। और तीसरा, सुरक्षा, यानी AI सिस्टम का हैक हो जाना। तो फिर इसका फायदा क्या है? प्रश्न 83 AI उत्पादकता में कैसे सुधार करता है? 2 तरीकों से, ऑटोमेशन और एफिशिएंसी।
ये दोहराए जाने वाले कामों को स्वचालित कर सकता है, जिससे इंसान ज्यादा क्रिएटिव कामों पर ध्यान दे सकते हैं। और एफिशिएंसी। और ये डेटा का विश्लेषण करके प्रक्रियाओं को कहीं ज्यादा कुशल बना सकता है, जिससे समय और पैसा दोनों बचता है। तो इन सब को काबू में रखने के लिए क्या जरूरी है? प्रश्न 84। एआई गवर्नेंस की जरूरत क्यों है? इसके सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हमें ऐसे नियम और कानून बनाने होंगे जो ये पक्का करें कि एआई का विकास और इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, पारदर्शी हो और यह मानव मूल्यों का सम्मान करे। बिना नियम के ये तकनीक खतरनाक हो सकती है। तकनीक से अब हम शहरों की तरफ बढ़ते हैं। अगला खंड है शहरीकरण। प्रश्न 85 एक सीधा सवाल पूछता है, हमारे शहरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्रोत के अनुसार सबसे बड़ी समस्या है गवर्नेंस डेफिसिट, यानी शासन की कमी। इसका क्या मतलब है? प्रश्न 86 इसी से जुड़ा है। शहरों में राजकोषीय स्वायत्ता यानी फिस्कल ऑटोनॉमी की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे शहरों के पास अपने खर्चे चलाने के लिए खुद से पैसा जुटाने की ताकत बहुत कम है। अच्छा। वे प्रॉपर्टी टैक्स जैसे जरियों से बहुत कम राजस्व जुटा पाते हैं और ज्यादातर पैसे के लिए राज्य या केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। इससे उनकी अपनी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की क्षमता सीमित हो जाती है। और इस खराब गवर्नेंस का नतीजा क्या होता है? प्रश्न 77 शहरी अनौपचारिकता यानी झुग्गी बस्तियां और रेडी पटरी वाले किसका परिणाम है? ये सीधे तौर पर शासन की विफलता का परिणाम है। जब औपचारिक सिस्टम लोगों को किफायती घर और रोजगार देने में फेल हो जाता है तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और बस्तियां अपने आप उभरती हैं। तो क्या हमें इसे खत्म कर देना चाहिए? प्रश्न 88 इस अनौपचारिकता को व्यवस्था में एकीकृत या इंटीग्रेट क्यों करना चाहिए? समावेशी शहरी विकास के लिए। अनौपचारिक क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार देता है और शहर की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसे खत्म करने के बजाय हमें इसे शहर की प्लानिंग में शामिल करने के तरीके खोजने होंगे ताकि वहां काम करने वालों को बेहतर सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। शहरों के सामने और कौन सी ठोस चुनौतियां हैं? प्रश्न 89 4 प्रमुख बाधाएं बताई गई हैं। जमीन का सही इस्तेमाल, सबके लिए किफायती घर, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की समस्या और साफ सफाई। ये 4 चीजें किसी भी शहर की क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करती हैं। बिल्कुल। और क्या सिर्फ सड़कें और इमारतें ही काफी हैं? प्रश्न 90 नागरिक विश्वास जैसे गैर भौतिक कारक क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि एक शहर सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं होता। जब नागरिक एक दूसरे पर और शासन पर भरोसा करते हैं तभी एक सुरक्षित, व्यवस्थित और जीवंत समाज बनता है। ये भरोसा ही शहर की आत्मा है। बहुत खूब। और अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर हैं, रणनीतिक लचीलापन या स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। प्रश्न 91 व्यापार रणनीति में प्रस्तावित बदलाव क्या है? बदलाव है आयात प्रतिस्थापन से रणनीतिक लचीलेपन की ओर बढ़ना। पहले सोच थी कि हम बाहर से जो मंगाते हैं वो सब कुछ देश में ही बनाएं। अब सोच ये है कि हम खुद को ग्लोबल सप्लाई चेन का इतना जरूरी और भरोसेमंद हिस्सा बना लें कि दुनिया हम पर निर्भर हो। ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो प्रश्न 92 रणनीतिक अपरिहार्यता या स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्लोबल सिस्टम के लिए अनिवार्य बन जाना, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाना जिनकी क्वालिटी और महत्व इतना ज्यादा हो कि दुनिया के दूसरे देश उन्हें नजरअंदाज न कर सकें। ये सिर्फ आत्मनिर्भर होने से एक कदम आगे की बात है। हाँ, ये दुनिया के लिए जरूरी बनने की बात है। इसे हासिल करने में सरकार की क्या भूमिका है? प्रश्न 93 उद्यमी राज्य या एंटरप्राइन्योरियल स्टेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी सरकार जो सिर्फ नियम कानून बनाने तक सीमित न रहे बल्कि एक उद्यमी की तरह भविष्य की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जोखिम उठाए और निवेश करें। सरकार एक इनेबलर से आगे बढ़कर एक पार्टनर बने। बिल्कुल। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? प्रश्न 94 आज सबसे बड़ी बाधाकारी बाधा क्या है? सर्वे के अनुसार ये है राज्य की क्षमता यानी स्टेट कैपेसिटी। सोचिए, सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई, कागज पे सब बढ़िया है, लेकिन जब कोई नागरिक उस स्कीम का फायदा लेने जाता है तो उसे दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही है स्टेट कैपेसिटी की कमी, यानी अच्छी नीति को जमीन पर उतारने की क्षमता का न होना। तो इस क्षमता को कैसे सुधारा जाए? प्रश्न 95 अविनियमन यानी डीरेगुलेशन क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह संस्थागत क्षमता को सुधारता है। जब हम पुराने, गैर जरूरी और जटिल नियमों को हटाते हैं
तो इससे व्यापार करना आसान होता है और सरकारी मशीनरी का बोझ भी कम होता है। इससे वे ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सही। तीन प्रमुख कर्ता हैं: राज्य, निजी क्षेत्र और नागरिक। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सरकार को अच्छी नीतियां बनानी होंगी, कंपनियों को इनोवेट करना होगा और नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। तो ये थी आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर एक तेज, संक्षिप्त लेकिन बहुत ही जानकारीपूर्ण चर्चा। हमने निवेश से लेकर एआई और शासन तक राष्ट्रीय विकास के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को छुआ। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये सभी विषय आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बेहतर शिक्षा रोजगार को प्रभावित करती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण और शहरी दोनों विकास को सपोर्ट करता है, और टेक्नोलॉजी इन सबको संभव बनाती है। बिल्कुल। ये सब मिलकर ही राष्ट्रीय विकास की एक पूरी और एकीकृत तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और शासन पर एक साथ विचार करने पर राष्ट्रीय विकास का वो कौन सा एक सिद्धांत है जो बाकी सबकी नींव रखता है?